डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ें। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपकी ये टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। ये ए सेक्शन में आए या बी में आए, नाम से पता चल रहा है एक्टिविटी जो सक्रिय हो। तो यहाँ पे आपको पता है जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, सोल्यूट कम मात्रा में होता है। अब सॉल्वेंट में जो सोल्यूट मिलाते हैं उसकी जो सांद्रता होती है उसका कितना भाग एक्टिवेट है, कितना भाग एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है, यही एक्टिविटी होती है। अब हम इसकी बात करते हैं तो आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा। आर्हेनियस के नियमानुसार एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य का वियोजन निम्न प्रकार से होता है। एक एक संयोजी का मतलब क्या है? कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है जिसका अपन सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, किसके द्वारा? आयंस के द्वारा। और विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इनको जब हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं और ये जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के काम आते हैं। इनमें जो मोबिलिटी होती है, इनकी जो मूवमेंट होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। सेकेंड ईयर में आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य का मतलब ये है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, उनकी एक एक संयोजकता होती है। धनायन की एक पॉजिटिव होगी, ऋणायन की एक नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल NaCl है तो Na की +1 होगी, Cl की -1 होगी। तो ये एक संयोजी विद्युत अपघट्य है। तो आर्हेनियस के नियम के अनुसार एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य का वियोजन कैसे होता है? नॉर्मली ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग AB चेंज इनटू A प्लस B माइनस। इसमें एक एरो ऐसे दिखा रखा है, आधा एक एरो ऐसे, इसका मतलब दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल। और एट इक्विलिब्रियम ऐसा जब रिवर्सिबल है तो वियोजन होगा, वापस मॉलिक्यूल बनता है। एक स्टेज ऐसे आती है कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश हो जाता है, ये काइनेटिक होता है। इक्विलिब्रियम काइनेटिक का मतलब ये है कि जितने आयंस इधर बन रहे हैं उसी स्पीड से वापस मॉलिक्यूल बनते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है साम्य अवस्था में। तो इस साम्य का वियोजन स्थिरांक, इसका यदि अपन वियोजन का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ये इसकी आणविक सांद्रता को दर्शाता है। कंसंट्रेशन वर्ड जो दिया गया था, तो A प्लस को स्क्वायर ब्रैकेट में, B को स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई ये रिएक्टेंट है AB, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में। मोलर मास या सक्रिय द्रव्यमान, लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम आपने सुना होगा। उसके अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में प्रयुक्त राशियाँ सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मासेज जो मोलर सांद्रताओं में समान व्यक्त हैं, और मोलर मास को अपन मोलर कंसंट्रेशन के रूप में व्यक्त करते हैं। अतः प्रायोगिक कार्य में सक्रिय द्रव्यमान को मोलर सांद्रता में ही व्यक्त किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली जब कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो अपन मोलर कंसंट्रेशन को यूज करते हैं। अतः K के मान को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन के रूप में लिखते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ये मोलर मास के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जो बहुत पुराने टाइम में दिया गया था और बरुवाग्य ने दिया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसको यदि कंसंट्रेशन के रूप में लिखते हैं तो अपन ने यहाँ लिख दिया जो आयन बना A, उसकी कंसंट्रेशन को अपन ने लिख दिया Ca प्लस, मल्टीप्लाइड बाई आयन B की कंसंट्रेशन को अपन ने लिख दिया Cb माइनस, डिवाइडेड बाई Cab, जो मॉलिक्यूल है
सी ए बी, उसकी कंसंट्रेशन को सी ए बी, उसमें रिएक्टेंट। यहाँ सी ए प्लस सी बी माइनस सी ए बी क्रमशः ए प्लस बी माइनस एंड ए बी की मोलर सांद्रता है। ठीक है, इसमें ये देखा गया कि K की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है, कांस्टेंट आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नियम के अकॉर्डिंग तो कांस्टेंट आनी चाहिए, बट नो। तो इस सिचुएशन में ये कहता है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो सोल्यूट मिला हुआ है उसको अपन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसका जो एक्टिव पार्ट होता है वो ही डिसोसिएशन, और इसमें कुछ पार्ट होता है वो एक्टिव नहीं होता है, बल्कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के साथ K के मानों में कुछ वृद्धि पाई जाती है। जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो K के मान में भी वृद्धि पाई जाती है, और K की वैल्यू में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, तो नहीं। तो K के मान में वृद्धि का मतलब धनायनिक और ऋणायनिक के मध्य अंतरायनिक आकर्षण बल होता है। धनायन और ऋणायन के मध्य इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण क्या होता है, K के मान में वृद्धि होती है। इस अंतरायनिक आकर्षण बलों के कारण इलेक्ट्रोलाइट का विलयन इस प्रकार आचरण करता है कि मानो सांद्रता वास्तविक सांद्रता से कम हो, रियल सांद्रता से कम हो, इसलिए K का मान जो होता है वो डिफरेंट आता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि रियल मान नहीं आ रहा है इसका, तो इसका मतलब क्या किया जाए, तो इसमें एक्टिविटी की कंसेप्ट को प्रोड्यूस किया गया कि कुछ पार्ट एक्टिव होता है, सारा नहीं होता है, और यदि उसको सोल्यूशन को कम्प्लीटली डाइल्यूट कर दिया जाए तब उसकी जितनी कंसंट्रेशन हो सारी की सारी एक्टिव होती है। इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि परबल इलेक्ट्रोलाइट पूर्णतः आयनित तो प्रत्येक अवस्था में होते हैं, कम्प्लीटली आयनित तो होते हैं, लेकिन ये समस्त आयन अंतर आयनीय आकर्षण के कारण विचरण करने के लिए तथा विद्युत धारा ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, कम्प्लीटली फ्री नहीं होते हैं। इंटरआयनिक अट्रैक्शन, आयनों के उस अंश को हम सक्रिय आयन कहते हैं जो स्वतंत्र विचरण कर सकता है, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी ले जाने में पार्टिसिपेंट बन सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सक्रिय आयन कौन से हैं जो फ्री रूप से उसमें घूम सकते हैं, इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण रुकते नहीं हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइट के विलयन की प्रभावी सांद्रता, इफेक्टिव कंसंट्रेशन प्रभावी सांद्रता उसकी वास्तविक सांद्रता से कम होती है। अभी जो मैंने आपको बताया था, तो उसका कुछ पार्ट एक्टिव होता है, कम्प्लीटली एक्टिव नहीं होती है। लुईस ने इस प्रभावी सांद्रता के लिए सक्रियता पद का प्रयोग किया। किसने किया, ये भी याद रखना, सक्रियता एक्टिविटी जो कंसेप्ट है उसका वर्ड किसने यूज किया, लुईस ने। अर्थात सक्रिय आयनों की सांद्रता को बताने वाले पद को सक्रियता, एक्टिव आयन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मान लो आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किया उसमें अब वो अपन ने रिएक्शन लिखी थी ए वी चेंज इनटू ए प्लस एंड बी माइनस, डिसोशिएट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ए प्लस एंड बी माइनस की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण ऐसा नहीं हो पाता है, तो आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, डिसोशिएट तो होते हैं, लेकिन वो गति में पार्टिसिपेंट नहीं बनते हैं। इसलिए सक्रिय आयनों की सांद्रता को बताने वाले पद को ही सक्रियता या एक्टिविटी कहते हैं। यदि इक्वेशन 10 के अनुसार सांद्रता पदों के साथ एक्टिविटी को यूज किया जाए, अपने ऊपर लिखा था कंसंट्रेशन Ca प्लस Cb माइनस Cab, उसकी जगह अपन ए वर्ड लेते हैं, ए फॉर एक्टिविटी। तो देन वी कैन राइट K इक्वल टू ए, कैपिटल A प्लस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई Ab माइनस डिवाइडेड बाई ए प्लस है, इलेक्ट्रोलाइट से जो पॉजिटिव आयन बनता है उसकी एक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट से जो नेगेटिव आयन बी बनता है उसकी एक्टिविटी, और ए बी इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल की एक्टिविटी। सक्रियता का उपयोग करते हुए यदि K के मान ज्ञात किए जाते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार कॉन्स्टेंट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे एक्टिविटी कंसेप्ट को प्रोड्यूस रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सक्रियता प्रभावी सांद्रता तथा वास्तविक सांद्रता में संबंध नहीं निकालता है। अब बात आती है तो फिर जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन, सक्रियता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये याद रखना है, और रियल कंसंट्रेशन अलग है। अब ये कहता है कि एक्टिविटी एंड रियल कंसंट्रेशन में जो रिलेशनशिप है वो क्या होती है, ए इज इक्वल टू एफ सी। ए एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट, कई बार गामा लिखा होता है, ठीक है, एंड सी रियल कंसंट्रेशन। ओके, एफ एक स्थिरांक है, एफ एक कांस्टेंट है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट कहते हैं, और एफ इक्वल टू ए अपॉन सी। अतः सक्रियता गुणांक प्रभावी सक्रियता और वास्तविक सांद्रता का अनुपात।
यदि सांद्रता को मोललता में अर्थात मोल प्रति 1000 ग्राम विलायक के रूप में व्यक्त किया जाता है। मोलेलिटी की अपन ने पढ़ के आए हैं पहले। मोलेलिटी का मतलब डब्ल्यू मतलब बाहर इकाई। इसका मतलब 1000 ग्राम विलायक में कितना मोल विलेय का घुला हुआ है। तो यदि सांद्रता को मोलेलिटी के रूप में व्यक्त करते हैं तो सक्रियता गुणांक को गामा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा था ना गामा के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन लगा दी कि यदि कंसंट्रेशन को मोलेलिटी में लेते हैं तो इसको अपन गामा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें गामा इज इक्वल टू ए अपॉन एन, वही बात है अपने क्या लिखा था, एफ इज इक्वल टू ए अपॉन सी। एफ की जगह अपन ने गामा लिख दिया, ए तो ए है ही और यहाँ सी लिखा हुआ था कंसंट्रेशन के। इसी प्रकार किसी आयन की एक्टिविटी से निम्न संबंध द्वारा दर्शाया जाता है। अब एक्टिविटी किसी आयन पर्टिकुलर के लिए, ये तो पूरे के लिए अपन ने बता दिया। अब अपन ने फॉर्मूला लिखा था ए इज इक्वल टू एफ सी। तो पॉजिटिव आयन के लिए यदि लिखेंगे तो ए प्लस इज इक्वल टू एफ प्लस मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस। ए माइनस के लिए लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन इज इक्वल टू एफ माइनस एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर नेगेटिव आयन एंड सी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। ए प्लस इज इक्वल टू एम प्लस गामा प्लस, यदि हम कंसंट्रेशन को मोलेलिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं देन वी कैन राइट ए प्लस इज इक्वल टू एम प्लस एंड गामा प्लस। ए माइनस इज इक्वल टू एम माइनस गामा प्लस। के, तो के की वैल्यू जो ऊपर फॉर्मूला था उसमें अपन लिख देते हैं। एक्टिविटी ए पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी थी, उसकी जगह अपन लिख देते हैं सी ए प्लस एंड एफ ए प्लस। और नेगेटिव आयन बी की जो एक्टिविटी थी उसकी ए बी माइनस, उसकी सी बी माइनस एंड एफ बी माइनस डिवाइडेड सी ए बी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर ए बी एफ बी। सारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको एक साइड में ले लिया, ये मल्टीप्लिकेशन में है, और जो एक्टिविटी कोफिशिएंट टर्म्स हैं उनको तो दिस टर्म्स जैसे जैसे विलयनों को डाइल्यूट किया जाता है, जैसे जैसे विलयनों को डाइल्यूट किया जाता है तो धनायन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल कम होते हैं, एफ का मान 1 की ओर बढ़ता जाता है। एफ गोज टू, इसमें देखिए ये है फॉर्मूला अपने पास रहता है एफ इक्वल टू ए अपॉन सी, ए एक्टिविटी इन सी कंसंट्रेशन। यदि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो ए और कंसंट्रेशन, पहले कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी एक्टिव। यदि कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एक्टिव पार्ट कम रहता है, क्योंकि उनके आयन ज़्यादा होते हैं तो टकरा के इंट्रायनिक आकर्षण बल के कारण पास रह जाते हैं। सारे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसमें पार्टिशन नहीं होता। अब ये कहता है यदि सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है उस कंडीशन में उसकी एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, तो वो एफ की तरफ जाएगी, नहीं कंसंट्रेशन और एक्टिविटी इक्वल होगी। और यदि कंसंट्रेशन और एक्टिविटी इक्वल होगी तो एफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट का मान 1 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन एफ इज इक्वल टू 1 से कम, कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा जिसमें सांद्रता ज़्यादा होगी उसके लिए एफ का मान 1 से कम होगा, और जो जो उसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी और 1 पे आके रुक जाएगी, मतलब सारा पार्ट एक्टिव हो जाएगी तो 1। जैसे जैसे लोग तनु किया जाता है ये बात, एफ का मान 1 की ओर बढ़ता है, द्वितीय पद इकाई हो जाता है। इस प्रकार ए का मान सी के निकट हो जाता है और वह आदर्श विलयन की भांति आइडियल सॉल्यूशन की भांति व्यवहार करता है। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन की जब हमने बात की तो आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके लिए डेल्टा वी 0 हो, डेल्टा एच 0 हो, अभिक्रिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं हो, आयतन में परिवर्तन नहीं हो, राउल्ट के नियम को फॉलो करें। तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन होगी। ये कहता है कि आइडियल कंडीशन होती है उस कंडीशन में, और आइडियल सॉल्यूशन तभी कह सकते हैं जब अनंत अणु विलयन होता है तो एफ का मान 1 के अत्यंत निकट होता है, अप्रोक्सीमेटली 1, तब ए और सी दोनों इक्वल होते हैं। अतः एफ का गामा के मान समान होते हैं। एफ का गामा के कोई मात्रक नहीं होते हैं। आपको कोई पूछे कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट की यूनिट क्या है तो कोई यूनिट नहीं होती है। दोनों एक्टिविटी कोएफिशिएंट सांद्र विलयनों में एफ का मान 1 से दूर हो जाता है, ये बात मैंने यहाँ लिख रखी है ना। अतः वास्तविक सांद्रता और प्रभावी सांद्रता में अंतर दिख जाता है यहाँ पे।
अब आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है 0.098 मोलर NaCl सॉल्यूशन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रभावी सांद्रता इफेक्टिव कंसंट्रेशन की गणना कीजिए। प्रभावी सांद्रता या एक्टिविटी एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना, जितना पार्ट एक्टिव है वही प्रभावी सांद्रता है। यदि विलेन का सक्रियता गुणांक 0.7 Hg। वेरी सिंपल एग्जांपल 0.098 मोलर सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेशन हो गई अपने पास, और अपने को निकालना क्या इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू FC एंड A इज इक्वल टू 0.78 H की वैल्यू पुट कर दी इंटू कंसंट्रेशन 0.098 की वैल्यू पुट कर दी एंड 0.7624 और A की यूनिट जो कंसंट्रेशन यूनिट होगी वो यूनिट होगी। ओके, थैंक यू।